हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस, मात्रक तथा विमीय विश्लेषण के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। और ये सभी को शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले इस वीडियो सेशन को अपने सभी नीडी स्टूडेंट्स के पास में शेयर कर देंगे सो दैट इस वीडियो सेशन का उनको भी काफ़ी लाभ मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एकदम हमने बेसिक क्वेश्चन को उठाया है और शुरुआत हमारी ऐसी रहेगी कि सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और फिर थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो यहाँ पर हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सबसे आसान क्वेश्चन से शुरू किया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है और इसमें रिवर्स भी पूछा गया है कि 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष यानी कि किसका मात्रक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, तो लाइट ईयर जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक होता है। और यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो 1 लाइट ईयर, जो 1 लाइट ईयर होता है तो इसमें मीटर होते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 15 मीटर, ये हमें याद रखना है। अब इसी में दूसरा पूछा है कि 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष हैं, यानी कि 1 मीटर में कितने होंगे। तो यदि हम मीटर में निकालें 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होगा, तो इसको 1/9 इंटू 46 इंटू 10⁻15 करेंगे। और जैसे हम इस यूनिट को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 10⁻−15 हो जाएगा और 9.46 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको थोड़ा सिंपल करेंगे, ये 50 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 3। और जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू निकल के आएगा 1.05 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। तो इस तरह से 1 मीटर में यदि पूछा जाए तो 1 मीटर में लाइट ईयर कितना होंगे, 1.05 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन निहित थे। एक तो पूछा गया था कि लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होंगे। और दूसरा एक मीटर में यानी कि उल्टा पूछ लिया गया है, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर, तो उसमें होता है 1.05 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अप्रोच करेंगे, फटाफट क्वेश्चनों की ओर चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है MKS प्रणाली में मूल मात्रकों के नाम लिखिए। तो हमारे मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, MKSA। तो यहाँ पर MKS हमने पढ़ा है लेकिन इसमें A और ऐड हो गया है, तो MKSA प्रणाली में मूल मात्रकों के नाम। तो M किसके लिए यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर M मीटर के लिए यूज़ करते हैं। तो M किसके लिए यूज़ करते हैं, मीटर के लिए। K किसके लिए यूज़ करते हैं, किलोग्राम के लिए। और S किसके लिए यूज़ करते हैं, हम सेकंड के लिए यूज़ करते हैं। वहीं पर यदि A की बात करें तो A किसके लिए यूज़ करते हैं, एम्पियर के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए, एम्पियर के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यदि कभी आ जाता है क्वेश्चंस कि MKSA प्रणाली में मूल मात्रकों के नाम लिखिए, तो M मतलब मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, A फॉर एम्पियर। तो इस तरह से हमें लिखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि हम इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ पर परमाणुीय स्केल पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक है। यानी कि लंबाई का सुविधाजनक मात्रक क्या होता है परमाणुीय स्केल पर। तो यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि परमाणुीय स्केल पर जो लंबाई का वो मात्रक होता है वो होता है आपका एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। और एंगस्ट्रॉम के विषय में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन बन सकता है
एंगस्ट्रॉम, इसका आंसर तो हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम। और इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम, तो 1 मीटर में होते हैं 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। और यदि इसका रिवर्स पूछ लिया जाए यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, तो क्या होगा, इसके लिए होगा 10⁻, यानी कि 1/10 करेंगे तो 10 ऊपर माइनस की हो जाएगी, यानी कि इतने मीटर। यदि इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻6 मीटर होते हैं माइक्रोन के अंतर्गत। या फिर उल्टा यदि पूछे 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो 10⁻6 माइक्रोन होते हैं। और यदि इससे एक और पॉसिबल क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम की जो वो होती है यानी कि वैल्यू वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, और माइक्रोन की कितनी होती है 10⁻6। तो इस तरह से ये 6 ऊपर जाएगा तो 10⁻4 माइक्रोन, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने होंगे 10⁻4 माइक्रोन होते हैं। तो इस तरह से हमें समझ लेना है, ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको आनी चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय स्केल पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक क्या है, यानी कि क्या है लंबाई का सुविधाजनक मात्रक नाभिकीय स्केल पर। तो नाभिकीय स्केल पर जो लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है फर्मी। क्या होता है, फर्मी, FERMI, फर्मी होता है। और एक फर्मी यानी कि इसको इस तरह से 1 FM यानी कि फर्मी को नोटेशन का तरीका है, तो 1 FM में होते हैं 10⁻15 मीटर। कितने होते हैं एक फर्मी में 10⁻15 मीटर होते हैं। यदि मैं बात करूं 1 एक्सरे यूनिट, कभी कभी 1 एक्सरे यूनिट का भी वैल्यू पूछ ली जाती है, तो 1 एक्सरे यूनिट में क्या होते हैं, इसमें होते हैं आपके 10⁻13 मीटर। कितने होते हैं 10⁻13 मीटर। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेज़र की फुल फॉर्म, रडार की फुल फॉर्म और वहीं पर सोनार की फुल फॉर्म। ये कभी कभी पर इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए लेज़र की फुल फॉर्म क्या होगी, लेज़र। तो लेज़र क्या होता है, लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। और सोनार क्या होता है, इसके उसमें छोटा सा आपको लिटिल बिट में आइडिया दे देता हूँ कि लेज़र की बात कर रहे हैं तो लेज़र क्या होता है, इससे आगे मैं सोनार के विषय में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको लेज़र के विषय में बता रहा हूँ कि लेज़र क्या होता है। तो लेज़र की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई आपको, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पर क्या होता है लेज़र, तो लेज़र क्या है, एक अति तीव्र एक वर्णीय एवं एक दिशीय क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, ये एक प्रकाश पुंज होता है। तो इसका जो सिद्धांत होता है वो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। बाकी इस विधि से हम क्या करते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं, और इसके लिए एक फार्मूला हम यूज़ करके इसका यानी कि डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और वो फार्मूला होता है D=C×T/2, जहाँ पर जो C है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जबकि जो T है वो हमारा यानी कि ट्रांसमिशन का और रिसेप्शन का क्या है, समय है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले में हम रखेंगे और हमें डिस्टेंस का मान पता हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रडार के विषय में। रडार क्या होती है, रडार की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो अब इसके विषय में छोटा मोटा आपको आइडिया पता होना चाहिए कि रडार क्या होता है। देखिए रडार क्या होता है, रडार का जो हम उपयोग करते हैं वो पृथ्वी पर किसी स्थान से आकाश में उड़ते हुए जो वायुयान है उसकी स्थिति का हम पता लगाने में रडार का प्रयोग करते हैं। और रडार के अंतर्गत हम क्या करते हैं, रेडियो तरंगों
का यूज करते हैं और रेडियो तरंगों के परावर्तन पर ये आधारित होता है। इसमें भी सेम हमारा फॉर्मूला वही होगा जो हमने ऊपर यूज किया। तो D=C/T/2 से हम डिस्टेंस का पता कर लेते हैं कि कितनी दूरी पर कोई वायुयान उड़ रहा है। अभी हम इसके बाद पढ़ रहे हैं सोनार के विषय में। सोनार क्या होता है, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, तो और इसका क्या यूज होता है, वो उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म आएगी तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये होती है हमारी किसकी फुल फॉर्म, सोनार की फुल फॉर्म होती है। और सोनार होता क्या है, तो सोनार क्या है, इसका जो यूज़ है हम किस लिए ये करते हैं कि जब भी किसी समुद्र तल में या गहरे जल में यदि कोई वस्तु डूब गई है, जैसे कि आपके समुद्री जहाज या पनडुब्बी वगैरह डूब जाती है, तो उसका पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका जो प्रिंसिपल जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर डिपेंड करता है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें भी सेम वही फॉर्मूला, यानी कि जो अभी तक मैं आपको इन दोनों में बताते हुए आ रहा हूँ, जो मैंने आपको लेज़र में बताया, जो मैंने आपको इससे पहले रडार में बताया, वही फॉर्मूला आपको सोनार में भी यूज़ करना है। तो सोनार के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, सेम डिस्टेंस =V/T/2, लेकिन यहाँ पर जो V है दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड है, जबकि बाकी में क्या था, वहाँ पर हम किसकी वेलोसिटी लेते थे, लाइट की लेते थे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष तथा खगोलीय मात्रक में संबंध लिखिए, यानी कि जो हमारा लाइट ईयर है और हमारा जो एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट्स है उसके विषय में हमें रिलेशन बताना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा एक लाइट ईयर होता है, 1 लाइट ईयर = होता है, ये मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, जबकि हमारा एक जो एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट होता है वो होता है हमारा 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। अब हमें बताना है दोनों के बीच संबंध, तो क्या करते हैं, हम इससे दोनों को एक दूसरे से भाग कर देते हैं। तो जैसे इससे भाग करेंगे तो 1 लाइट ईयर = आएगा, आप यहाँ पर देखेंगे 6.3 × 10⁻4 ASU के बराबर होगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में हमारा संबंध होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या पूछा गया है। अब की बार पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष तथा पारसेक में संबंध लिखिए। प्रकाश वर्ष तथा पारसेक में हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो देखिए प्रकाश वर्ष और पारसेक में हमारा क्या संबंध होगा। तो हमने पढ़ा है कि एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर = देखो ऊपर भी बार बार आ रहा है, 4.6 × 10⁻15 मीटर होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए फिर आगे क्या पूछ रहा है, ये पारसेक की बात कर रहा है। तो पारसेक क्या होता है, पारसेक यानी कि दूरी का ही मात्रक होता है, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। तो पारसेक में क्या होगा कि 1 पारसेक यानी कि 1 पारसेक = होता है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे 3.08 × 10⁻16 मीटर, ये होता है 1 पारसेक। अभी हमें निकालना है दोनों के बीच में क्या संबंध, हमें दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो क्या करेंगे, इस 1 लाइट ईयर्स की वैल्यू से पारसेक की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा संबंध आ जाएगा। तो यहाँ होगा कि 1 पारसेक = क्या होगा, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेशन करने के बाद में, तो फाइनल हमारी वैल्यू आएगी 3.2 लाइट ईयर। कितना होता है, 3.2 लाइट ईयर। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में हमारा संबंध होता है। कभी कभी इन दोनों का रिलेशन भी पूछ लेते हैं। तो 1 पारसेक = 3.2 लाइट ईयर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पारसेक तथा खगोलीय मात्रक में संबंध बताइए। ये एक दूसरे के जो संबंध है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि यदि आपका ये संबंध आपको पता है
तो आपको बहुत ही यानी कि आपको क्वेश्चंस की यानी कि पकड़ हो पाएगी। तो ये देखिए, सबसे पहले 1 पार्सेक और खगोलीय मात्रक के बीच संबंध। तो 1 पार्सेक बराबर, मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया है कि 1 पार्सेक इजकल टू कितना होता है। हमने अभी आपको बताया है कि 1 पार्सेक इजकल टू कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है ना। और जबकि हमारा जो खगोलीय यूनिट होता है वो खगोलीय यूनिट क्या होता है, खगोलीय यूनिट के लिए अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो खगोलीय यूनिट के बारे में मैंने बताया है कि 1 खगोलीय यूनिट यानी कि 1 एस्ट्रोनॉटिकल जो यूनिट होता है उसमें कितने होते हैं मीटर, 1.496 इंटू 10⁻, कितने होते हैं 11 मीटर होते हैं। देखिए 11 मीटर यहाँ भी मैंने ऊपर भी इसको बताया था एक बार। तो ये इतने मीटर होते हैं। अभी पार्सेक और एएसयू में हमें संबंध बताना है। तो उसका मतलब यदि मैं इन दोनों को आपस में क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारा इनका बीच का संबंध निकल के आएगा। यानी कि इसको जब भाग करेंगे तो 2.07 इंटू 10⁵ निकल के आता है। तो यह हम लिख सकते हैं कि 1 पार्सेक इजकल टू क्या होगा कि 2.07 इंटू 10⁵ खगोलीय यूनिट यानी कि 1 एएसयू। तो इस तरह से हमारा इसका संबंध आ गया है। अभी देखिए फटाफट हम एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की ओर अभी हम बढ़ चुके हैं। तो क्या है हमारा अच्छा क्वेश्चंस, उससे पहले कि आप सभी लोग अपने सभी फ्रेंड्स के पास में इस वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, सो दैट सभी फ्रेंड्स जो भी आपके मित्र दोस्त हैं वो आपकी क्लासेस में पढ़ते हैं तो आप उनके पास भी इस वीडियो को पहुंचा देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, उनको भी लाभ मिलेगा। तो चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्या पद्धति बदलने से भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का परिमाण बदल जाता है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पद्धति बदलने से भौतिक राशि का यानी कि मैग्नीट्यूड बदल जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नहीं। क्यों नहीं, देखो इसका आंसर क्या होगा, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि हमारा जो चेंज होता है वो होता है आपका आंकिक मान बदलता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है। न्यूमेरिकल क्या बदलती है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, आंकिक मान बदलता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फटाफट क्वेश्चन करते जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी एक क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो क्या है, एक एंगस्ट्रॉम और एक यानी कि एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट यानी कि एयू के बीच में हमें यानी कि क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट और 1 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो यहाँ देखिए जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 10⁻⁻10 मीटर होता है, जबकि 1 एएसयू बराबर क्या होता है, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। 1 एएसयू बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ठीक है ना, यानी कि में क्या अंतर है, तो इनकी यूनिट देखो, इनकी यूनिट 10⁻10 है और इनका क्या है हमारा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम दोनों की वैल्यू को लिख सकते हैं और यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसी भौतिक राशि हो सकती है जिसका नंबर 1 न तो कोई मात्रक हो और न ही कोई विमा, यानी कि देयर इज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। सेकंड, मात्रक है परंतु विमाहीन है, यानी कि यूनिट तो है बट डायमेंशन लेस है। अगला है विमा है, यानी कि डायमेंशन तो है परंतु यूनिट नहीं है, बट नॉट हैविंग एनी यूनिट। तो यहाँ पर इसके सभी के एक एक क्वेश्चन मैं इसके सामने ही लिख देता हूँ, सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि न कोई मात्रक और न कोई विमा। तो ऐसा क्या है, तो ऐसा संभव है, यस, विकृति और परावैद्युतांक। क्या है ऐसा, विकृति और परावैद्युतांक है, जिसकी न तो कोई मात्रक होता है और न ही इनकी कोई विमा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है, यस, हाँ, इसका आंसर लिख सकते हैं और सीधा इसमें मतलब लिख सकते हैं इसके विषय में। उसके बाद मात्रक है परंतु विमाहीन है। तो ऐसा कौन सी है भाई, ऐसी भी होती है, ऐसा भी पॉसिबल है, यस लिख के बोल सकते हैं कि यस इट इज़ पॉसिबल। कौन किसके केस में, कोण के केस में और घन कोण के केस में।
क्योंकि कोण और घनकोण का क्या ना मात्रक होता है, लेकिन ये डायमेंशनलेस होते हैं। तो कोण का क्या होता है, समतल कोण का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमारा रेडियन होता है, और घनकोण यानी कि आपका जो सॉलिड एंगल होता है उसका क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। वही बात यदि मैं करूं विमा की, यानी कि विमा है परंतु मात्रक नहीं है, तो इसके लिए इसके विषय में क्या बोला जाएगा कि ऐसा संभव नहीं है, नो। इसका आंसर क्या आएगा, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि विमीय राशि का कोई ना कोई मात्रक अवश्य होता है, क्योंकि विमीय राशि का कोई ना कोई मात्रक अवश्य होता है। अभी फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो को शेयर करते रहिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास में, क्योंकि ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स के पास में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप इस वीडियो को नहीं शेयर कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप केवल और केवल सेल्फिश नेचर के हैं, तो आपको वीडियो शेयर करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, क्या भौतिक राशि की विमा अलग अलग पद्धति में अलग अलग होगी? क्या भौतिक राशि की विमा अलग अलग पद्धति में अलग अलग होगी? ऐसा नहीं है, अलग अलग पद्धति में अलग अलग नहीं होती है, क्योंकि जब भी हम यूनिट्स का यानी कि जब भी हम कन्वर्जन करते हैं एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रकों का, तो उस समय हमारी विमाएं चेंज नहीं होती हैं। तो इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन दो भौतिक राशियों के नाम बताइए जिनके विमीय सूत्र निम्नलिखित दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए किन्हीं दो राशियों के विमीय सूत्र समान हो सकते हैं, ऐसा हमें सब कुछ पता है सब लोगों को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें हमें बताना है कि ये किसके विमीय सूत्र हैं। तो यहाँ पर आप देखें क्या है, पहला mt-2, क्या है mt-2। तो mt-2 आपके किस किस के हो सकते हैं, तो एक तो mt-2 होता है आपका पृष्ठ तनाव का, यानी कि सरफेस टेंशन का। क्या होता है, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव का होता है। दूसरा आपको बल नियतांक का होता है, एक बल नियतांक यानी कि जो फोर्स कांस्टेंट होता है ना, उसका भी हमारा mt-2 होता है। वहीं यदि l के पावर 0 है ना, तो l की पावर 0 किसका होता है, अभी मैंने बताया था कि कोण, और दूसरा इसके बाद में आपका आता है विकृति, यानी कि इनका विमाहीन कांस्टेंट हो जाता है। वहीं पर ml² t-2 ये सभी आप जानते होंगे कि ये किस किस का होता है, कार्य का, बल आघूर्ण का होता है। कार्य, बल आघूर्ण, ऊर्जा वगैरह के लिए इसमें यूज करते हैं, यानी कि कार्य बल आघूर्ण का होता है। वहीं पर देखो ml-1 t-2, ml-1 t-2, तो ये होता है आपका दाब और प्रतिबल, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने दो इनके सभी के यानी कि डायमेंशन वाले जो भौतिक राशि थी जिनका एक ही फॉर्मूला होता है वो मैंने लिख दिया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि कार्य का मात्रक मूल मात्रकों में व्यक्त कीजिए। देखिए कार्य का मात्रक कभी भी यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्य का मात्रक मूल मात्रकों में बताइए, तो इसके लिए क्या करना है आपको, सीधा उसको हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। तो कार्य का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, ml² t-2 होता है। तो यहाँ देखिए m क्या है, हमारा मास है, यानी कि इसको केजी में हम काउंट वो करेंगे मेजर। ये वहीं पर यदि लेंथ की बात करूँ तो इसको मीटर में करेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और टी की बात करें तो सेकंड में करेंगे तो इसका सेकंड का -2। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये क्या होगा, मूल मात्रकों में हमने व्यक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फटाफट क्वेश्चन को करते जाएंगे सो दैट वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, और आपको भी वीडियो को शेयर करते रहना है, लाइक के साथ में शेयर करते रहना है। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, यदि वेग v, बल f तथा समय t को मूल मात्रक ले तब द्रव्यमान ऊर्जा का विमीय सूत्र लिखिए। ये देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको घुमाने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि अभी तक हमने जो एग्जैक्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग नहीं करना इसको, इसके अकॉर्डिंग नहीं, जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर हमारा बोला गया है कि यदि वेग v ले लें और बल f ले तथा समय t ले, तो मूल मात्रक ले लें, यानी कि इनको हम मूल मात्रक यदि हम मान लें, तब उस समय हमें द्रव्यमान का मान निकालना है, यानी कि m का मान निकालना है। तो देखिए m का मान निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बल बराबर होता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि आपका होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम मास को ऐसे रखते हैं, यानी कि द्रव्यमान को मैं ऐसे लिखता हूँ
द्रव्यमान इनटू, एक्सीलरेशन को हम इसमें लिख सकते हैं कि वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। हमने ऐसा क्यों लिया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि त्वरण ने यहाँ पर वेग दिया है, तो इसका मतलब त्वरण को हमें वेग में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ इस तरह से, तो यहाँ पर द्रव्यमान बराबर क्या होगा, इधर से यदि मैं द्रव्यमान निकालूं कि द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तो द्रव्यमान बराबर होगा बल गुणा समय, यानी कि बल की साथ में किसकी गुणा कर देंगे, बल गुणा समय, और बटे हमारा क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, वेग परिवर्तन। क्या आएगा, वेग परिवर्तन। अब देखिए जो जो चीज़ दिया है उसका मान रख दो। तो बल का मान हमें क्या दिया, F में, तो इस तरह से इसको बल को F के अंदर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि इनको यदि मूल मात्रक मान ले तो उसका मतलब वो वाले मात्रक नहीं लगाने हमें जो हम मूल मात्रक पढ़ते हुए आ रहे, लेकिन यहाँ पर इसको मान लिया गया है, तो इसलिए F को ब्रैकेट में बंद कर दो। फिर उसके बाद में आपका है समय, समय यानी कि T को ब्रैकेट में बंद करो, और फिर उसके बाद में नीचे आता है आपका V को ब्रैकेट में बंद कर दो। लेकिन जब V को हम ऊपर लेके आते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब V को ऊपर लेके आएंगे तो F और T और V की पावर यहाँ पर आ जाएगी माइनस। तो इस तरह से ये इसका हो जाएगा आंसर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको इसका जो सेकंड पार्ट है ये आप स्वयं से एक बार लगाएंगे, और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स आपको जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप खुद से भी स्वयं से भी इसको करते रहिए, सो दैट आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यदि द्रव्यमान का मात्रक 2 गुना और लंबाई का मात्रक 3 गुना कर दिया जाए तो तथा समय का मात्रक 4 गुना कर दिया जाए तो बल का मात्रक कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि बल का मात्रक कितने गुना हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर क्या है, बहुत आसान तरीका है इसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें क्या बोला है कि द्रव्यमान का मात्रक 2 गुना तथा लंबाई का मात्रक 3 गुना तथा समय का मात्रक कितना, 4 गुना। तो बल का मात्रक कितने गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें बल का मात्रक लिख लेना है। क्या लिख लेना हमें, बल का मात्रक। तो सबसे पहले बल का जो विमीय सूत्र है उसको लिख लेना है। तो देखिए बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2। तो यहाँ पर इसका मतलब, यहाँ पर m का मतलब क्या है, हमारा मास दर्शाता है, यानी कि द्रव्यमान, और ये लंबाई, और ये फिर समय। तो यहाँ पर देखिए मास को कितना किया, 2 गुना, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया मास। लंबाई को कितना किया, 3 गुना, यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि समय का 4 गुना, तो समय यानी कि इसका 4 गुना, 4 गुना किसका, समय का, तो 4 की पावर माइनस के 2। तो इस तरह से देखो कितनी गुना हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 6 हो गया, और ये 4 है इसको नीचे लेके चले जाओ, यानी कि 4 चौक 16। तो इस तरह से इसके बटे आ जाएगा 16, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए, सिंपल करेंगे तो 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। तो इसका मतलब 3/8 गुना हो जाएगा, 3/8 गुना। तो बल का मात्रक कितने गुना हो जाएगा, 3/8 गुना। तो इसी तरह से आपको कार्य का मात्रक यानी कि कितना गुना हो जाएगा, कार्य का मात्रक आपको निकालना है mL²T-2। तो उसी तरह से उसको हम निकाल पाएंगे। तो इसका जो लास्ट यानी कि सेकंड वाले का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सो दैट मुझे भी पता लगना चाहिए कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं या नहीं। अभी फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं, सो दैट वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो काफ़ी बोरिंग वीडियो बन जाता है। तो इसलिए आपका बोरिंग वीडियो ना हो, तो इसलिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करते रहिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास में। और यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि यदि समीकरण a + b = c में a का विमीय सूत्र mL-1T-2 है तथा b तथा c का विमीय सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर करने का क्या राइट अप्रोच रहेगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी कभी दो राशियाँ a + b = c यदि इस तरह के दिया गया हो, तो इसका मतलब यहाँ पर केवल एक हम स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए कि समान राशियों की विमाओं को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। समान राशियों की विमाओं को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि ए की विमा और बी का जो विमेय सूत्र है, ए का विमेय सूत्र और बी का जो विमेय सूत्र है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ए का विमा, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ए की विमा होगी, सबसे पहले ए का विमेय सूत्र लिख लीजिए। ए का विमेय सूत्र क्या दिया हमें दिया ml - 1 t - 2। इसका मतलब यहाँ पर ए प्लस बी की जो विमा होगी वो आपकी सी की विमा होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि ए की विमा बराबर होगी बी की विमा के। ए की विमा बराबर होगी बी की विमा की। तो यहाँ देखिए, जब हम ए की विमा और बी की विमा आपस में ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सी के बराबर, यहाँ पर जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है। तो यहाँ पर यानी कि इस साइड की LHS की जो विमा है वो RHS की विमा के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं एक ही बात लिख सकता हूँ कि जो बी की जो विमा होगी वही विमा आपकी सी की होगी, वही विमा आपकी सी की होगी, यानी कि सी की विमा भी हमारी वही होगी जो हमारी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर बी की विमा इजकल टू सी की विमा इजकल टू ए का मान, और ए का मान कितना दिया है ml - 1 t - 2। तो इस तरह से हमारे तीनों की विमाएं हमारी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि समान विमाओं वाली राशियों को ही ऐड अथवा सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमें याद रखना है, और उसी का यूज़ करते हुए हमने विमा को निकाल पाए हैं। यानी कि जो ये विमा होगी वही बी की होगी, वही सी की होगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, f = a + bx, जहाँ f बल है, x दूरी है, तो a व b का विमेय सूत्र बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको स्वयं से लगाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर देना है। यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि जो a की विमा a + bx की जो विमा है वो f के अनुसार निकलेगी, और हम दोनों की विमाएं आपस में बराबर करके इसको विमा हम निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और 19 क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है कि f = a√x + bt², जहाँ x दूरी तथा t समय है, तो a/b का विमेय सूत्र निकालिए। तो देखिए a/b विमेय सूत्र निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें x क्या है, x क्या हमारी डिस्टेंस है, दूसरा t क्या है हमारा, t हमारा समय है। तो इसका मतलब है कि ये जो a√x है इसकी विमा भी बल के बराबर होगी और bt² की विमा भी बल के बराबर होगी, क्योंकि समान राशियों की विमा को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो यहाँ देखें, तो इसका मतलब है कि a√x की जो विमा होगी वो होगी बल की विमा, यानी कि mlt - 2 होगा। तो यहाँ से a का मान यदि मैं निकालूँ तो a = क्या होगा mlt - 2, और यहाँ देखिए ये a यानी कि नीचे आएगा √x, और √x का क्या होता है l, और l की पावर 1/2। जब 1/2 ऊपर जाएगी, यहाँ पर जब 1/2 ऊपर जाएगी तो क्या होगा हमारा, यानी कि इसमें से माइनस की बचेगी, तो माइनस की बचेगी यानी कि ml की पावर 1/2 t की पावर -2। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ml की पावर 1/2 और t की पावर -2 आ जाएगा। वहीं यदि मैं bt² की बात करूँ तो bt² का जो विमेय सूत्र होगा वो भी mlt - 2 होगा। तो इससे हम b का मान निकाल लेंगे। तो b की विमा बराबर क्या होगी, ये t² नीचे पहुँचेगा तो mlt के पावर -2 अपॉन t का स्क्वायर, क्या होगा t का स्क्वायर। अब जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ml और t की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमारी हो जाएगी 4। क्या हो जाएगी, t की पावर हो जाएगी हमारी 4, mlt की पावर 4। तो हमने a का मान निकाल लिया, हमने b का मान निकाल लिया। तो इस तरह से हमें पूछा गया है a और b, हमारा a/b पूछा हुआ है। तो अब यहाँ पर कर सकते हैं कि a/b बराबर क्या होगा, तो ऊपर वाले की विमा क्या थी ml की पावर 1/2 t की पावर -2, और यहाँ पर इसकी विमा निकल गई हमारी mlt - 4। तो देखिए m से तो m कट गया यहाँ पर, तो इसी अभी हमें बचा क्या हमारा, तो इसका मतलब कट गया, तो उसका मतलब उसकी पावर 0 लिख सकते हैं। तो जब हम l की पावर ऊपर जाएगी माइनस का 1 जाएगा तो बचेगी माइनस की बचेगी, तो l की पावर -1/2, और यहाँ पर आएगा t की पावर कितनी हो जाएगी, 4 प्लस की हो जाएगी तो प्लस की 2 हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा निकल जाएगा।
अभी यहाँ पर अभी हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कराए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको डायमेंशंस निकालनी सिखाई है कि किस तरह से हम डायमेंशंस निकाली जाती है। तो ये मैंने जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये बिल्कुल मेन मैंने क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो आपसे परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। तो थोड़े से मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चंस, यानी कि एक दो विमा वाला जो अच्छी विमा वाला क्वेश्चंस है, यानी कि थोड़े से टफ लेवल का क्वेश्चन है, तो वो आपको विमा उसकी निकालनी आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ की यानी कि कुछ यूनिट्स की हमें विमा निकालनी है। जैसे कि आपको दिया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी की हमें विमा निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है? इसके लिए आपको ज़रूरी है फॉर्मूला। क्या ज़रूरी है आपको? फॉर्मूला ज़रूरी है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए हम न्यूटन का जो रूल लगाते हैं F इजगल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हम लगाते हैं। यहाँ इस जी का मान निकालना है, तो यहाँ से जी इजगल टू क्या होगा? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो यहाँ पर F का यूनिट क्या होता है? F का डायमेंशन, तो F को होता है ml/-2। तो इसी तरह से R का क्या होगा? L, और L का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है? M, तो M को लिख सकते हैं m1 इंटू m2 को m का स्क्वायर। तो इस तरह से जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो हमारा क्या आएगा? m में से यानी कि घट जाएगा एक, तो ये माइनस का हो जाएगा, और फिर उसके बाद में l यानी कि ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसके बाद में t की पावर -2 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारी यूनिट ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आया ml-1 m यानी कि m-1 l3 और t-2, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से हमें प्लांक नियतांक का निकालना है मान, और प्लांक नियतांक में क्या करते हैं हम कि प्लांक नियतांक का हमारे पास फॉर्मूला होता है E इजगल टू एच न्यू। क्या होता है? E इजगल टू एच न्यू, जहाँ पर यहाँ पर E क्या है? एनर्जी है, और यहाँ पर न्यू है हमारी फ्रीक्वेंसी, यानी कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से H की वैल्यू निकाल लो, तो H बराबर क्या होगा? E अपॉन H बराबर क्या होगा? E अपॉन न्यू होगा। तो देखो E का जो होता है वो क्या होता है? E का होता है ml/t-2, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला। और यहाँ जो हमारी न्यू है, न्यू का यानी कि आवर्ती है, तो आवर्ती का होता है t-1। तो इस तरह से ये ऊपर जाएगा तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ml² टी की पावर देखो प्लस की हो जाएगी, यानी कि टी की पावर यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो इस तरह से ml² t-1 हमारा इसका विमेय सूत्र निकल गया है। इसी तरह से आपको प्रत्यास्था गुणांक का निकालना है, प्रत्यास्था गुणांक का। और प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? ये होता है आपका प्रतिबल बटे विकृति। इसको भी मैं लिख देता हूँ, बाकी को आपको थोड़ा असाइनमेंट भी मेरे को देना है। प्रतिबल अपॉन विकृति। तो देखो सबसे पहले प्रकृति जो प्रतिबल है, जो प्रतिबल है, तो प्रतिबल की जो विमा होती है वो होती है ml-1 और t-2, यानी कि जो प्रेशर वाली है। तो यहाँ पर और विकृति का मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले जब मैं पढ़ा रहा था कि विकृति की कोई भी विमा नहीं होती है। तो इसको लिखने का तरीका ml0 t की पावर 0, इस तरह से हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऊपर वाले की विमा है वही इसकी विमा होगी, यानी कि ml-1 और t-2। तो ये इसकी क्या होगा? प्रत्यास्था गुणांक का विमेय सूत्र हो गया है। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका दृढ़ता गुणांक। तो दृढ़ता गुणांक का भी सेम हमारा होता है जो हमारा प्रत्यास्था गुणांक का होता है, यानी कि आपका सेम ml-1 t की पावर -2 सेम होता है इसका भी। तो उसका भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद आपकी गुप्त ऊष्मा का आता है। गुप्त ऊष्मा यानी कि Q इजगल टू ml हमारा फॉर्मूला होता है, Q इजगल टू ml। तो यहाँ से हम L की जो मान निकालेंगे तो L इजगल टू क्या हो जाएगा हमारा? Q अपॉन m। तो यहाँ पर Q क्या है? Q हमारा उसमें ऊर्जा है, और m हमारा क्या है? द्रव्यमान। तो ऊर्जा की हमें पता ही है कि ऊर्जा की क्या होती है? ml की पावर 2 t की पावर -2, और अपॉन क्या होता है हमारा? m तो मैंने बताया आपको द्रव्यमान होता है, यानी कि इसको मास लिखेंगे। तो इस तरह से इससे ही कट हो जाएगा, यानी कि हमारा, और यहाँ पर आएगा आपका l की पावर 2 t की पावर -2। तो ये हमारा विमेय सूत्र इसका आ गया है। ठीक है ना। और इसके बगल में आप इसमें लिख सकते हैं m भी लिख सकते हैं, m की पावर 0 करके, m की पावर 0 भी इसके बगल में लिख सकते हैं। ठीक है। अभी शांता गुणांक का विमेय सूत्र यदि हम निकालें, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यदि आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो आपसे डायमेंशन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ईटा होता है ये होता है आपका शांता गुणांक। तो यहाँ से यदि मैं ईटा की वैल्यू निकालूँ, यानी कि ईटा इस तरह से लिखते हैं ईटा को,
हम ईटा को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से n बनाएंगे और इसको थोड़ा नीचे खींच देंगे। तो ईटा बराबर क्या होगा, ये सब कुछ इसके बल के नीचे चले जाएगा, फोर्स के, यानी कि 6 पाई RV। तो यहाँ पर 6 पाई तो हमारी कांस्टेंट है जिसका हम विमा नहीं निकाल सकते हैं। जबकि हमारा जो F है, तो F का यानी कि जो विमा होती है वो क्या होती है, MLT-2। और वहीं यदि मैं बात करूं R की, तो R हमारा क्या है, L है, यानी कि L में मापेंगे, और V हमारा LT-1 है। तो इस तरह से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, L से एक L कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा फाइनल निकल के आएगा ML-1T-1। तो इस तरह से अब हम लास्ट अपने यानी कि लास्ट उस पर पहुँच चुके हैं, वीडियो के एकदम लास्ट में हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है बोल्ट्जमान नियतांक का मान। किसका मान निकालना है, बोल्ट्जमान नियतांक का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है बोल्ट्जमान नियतांक का, E = 3/2 kT। क्या होता है, E = 3/2 kT, जहाँ पर जो E है वो एनर्जी है और T हमारा क्या है, ताप है। क्या है, हमारा ताप है। तो 2/3 तो हमारी डायमेंशन लेस है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो K = क्या होगा, E/T। क्या होगा, E/T। तो देखो E की विमा क्या होती है, E की विमा होती है ML²T-2, यही तो होती है एनर्जी की। तो E क्या है, हमारी एनर्जी है ना, तो एनर्जी क्या होगी, ML/T-2। और जबकि जो हमारा तापांतर है उसकी क्या होती है, थीटा। अब थीटा ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको, ML/2 T⁻², और उसके बाद में आपका थीटा भी ऊपर पहुंच गया तो थीटा की पावर -1 हो जाएगी। थीटा की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो इस तरह से हमारे विमाएँ निकल चुकी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम एकदम लास्ट में पहुँच चुके हैं और वीडियो काफ़ी लंबा ना हो तो इसलिए मैं आपको यानी कि इसलिए इसमें केवल 20 क्वेश्चंस को ही मैंने इंक्लूड किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को दबा करके आप शेयर कर देंगे, वीडियो को खूब सारा लाइक देंगे, और साथ के साथ में आप अपना जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, एक सुंदर सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। क्योंकि यदि आप स्टूडेंट्स यदि आप वीडियो को अच्छी तरह से पूरा वीडियो को देख रहे हैं तभी आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगी, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इस बात को आप समझ सकते हो। और आपसे लास्ट में गुजारिश करूंगा कि यदि अभी तक भी आपने किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ चैनल की जो आपकी बेल है उसको भी आप प्रेस कर दें, क्योंकि यदि आप बेल को प्रेस नहीं करते हैं तो आपके पास जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको नहीं मिलेगी। यदि आपने बेल ऑन किया हुआ है तो मेरी जो सूचना है यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगी और आप इजीली वे में आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।